एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से विंग ने दोनों को यानी वैन चाओ और वैन जूलियो को अच्छे से सबक सिखा दिया। उसके बाद जैन फैम यानी वैन रोहान के साथ हर तरीके से अलायंसेस ख़त्म कर दी। अब आगे जहाँ वैन रोहान को एक बड़ा झटका ऑलरेडी मिल चुका था जैन फैमिया से, वहीं दूसरी तरफ लांस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसी कारण लान कुरैन आगे आके अपने यानी नेफ्यू शिचैन को थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर काम करवाते हैं और बोलते हैं, शिचैन इस समय तुम गुस्से में यहाँ खड़े रहोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें इस इंसान को सजा देनी चाहिए। इसने प्लेन फॉरेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, तुम्हारे छोटे भाई की ओमेगा पे अटैक करने की कोशिश की है। इसे तुम खुद सजा दो तो ज़्यादा सही रहेगा। इस बात पे एकदम से शिचैन बोलते हैं, सही कह रहे हैं आप अंकल। वैन चाओ और जिन जुशान को दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लैंडलाइंस के कोड़े खाना कोई आसान बात नहीं है। 50 में लोगों के ऑलमोस्ट जान निकल जाती है, यहाँ तो 100 की बात हुई है। इस बात पे एकदम से मैडम जीन अपने बेटे को जो पहले से घायल है उसे सेव करते बोलते हैं, पर क्यों मेरे बेटे को क्यों सज़ा मिलेगी? मेरे बेटे ने तो आपकी लैंड फॉरेन पे अटैक नहीं किया था। उसने विंग के बारे में जो कहा उसमें उसकी गलती नहीं है, उसकी मदर की गलती है। इन्होंने मेरे बेटे को पहले गलत होप्स दी, फॉल्स प्रोमिस किए। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? मेरे बेटे ने खुद आके ये बात नहीं कही थी। एक तरीके से मैडम जीन कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरीके से अपने बेटे को सेव कर लें। इस बात पे जैन फैमिया उनकी बात पे आगे कर, सही कह रहे हैं आप, सिर्फ आपके बेटे की नहीं मेरी वाइफ की भी गलती है। इसी कारण मैं उसे सज़ा दे चुका हूँ। तो इतनी सज़ा में क्या होता है? आपने उसे उसके पद से हटा दिया, उसे राइट्स नहीं दिए, तो क्या होगा? उससे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सब लोग फिर भी इसकी बात माने करेंगे। पर मेरे बेटे को पहले इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया गया और अब उसे इस तरीके से कोड़े मारने की सज़ा दी जा रही है, ये कौन सा इंसाफ है? गुस्से में एक तरीके से मैडम जिन बोलती है। मैडम जिन की बात सुन के एक तरीके से मतलब वहाँ पे खड़े कुछ लोग अग्री भी करते हैं कि हरकत जो शुरुआत की थी वो काफ़ी हद तक करने वाली तो मैडम यू ही थी। मैडम यू ने ही तो ये सब कुछ किया है। मैडम यू ने ही पहले जिन जुशान को वहाँ बुलाया था जियांग्स क्लैन में और फिर ये सब किया था। इसी कारण ना चाहते हुए भी जिन जुशान यानी जिन क्लैन लीडर आगे आके अपने बेटे का सपोर्ट करते थे। सही कह रही है मेरी वाइफ, इतनी बड़ी सज़ा मेरे बेटे को नहीं दे सकते। हाँ, उसने जो गलती की थी उसके लिए मैं खुद आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन 100 कोड़े मेरे बेटे के लिए गलत फैसला रहेगा। फिर अगर ये कोड़े पड़ने हैं तो ये कोड़े मैडम यू को भी तो पड़े इस बात पे, क्योंकि एक फीमेल को कोड़े मारना और उनकी एज के हिसाब से सही नहीं होगा। जैन फैमिली आप सही कह रहे हैं, बराबरी की गलती है तो सज़ा भी बराबर को ही मिलेगी। मैं इसी वक्त अपनी वाइफ यानी मैडम यू का स्पिरिचुअल वेपन उनका जड़ियान उनसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अब मैडम जी कभी भी मतलब मैडम यू कभी भी जड़ियान यूज़ नहीं कर पाएंगी। ये मेरे मतलब जंजा को मिल जाएगा। बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मैडम यू, क्योंकि वो उनको बचपन से मिला हुआ एक तरीके से उनका था, तो एकदम से उनसे छीन के किसी को दे देना उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है। हाँ, उन्हें पता है उनके बाद उनके बेटे को ही मिलने वाला था, लेकिन इस तरीके से सबके बीच में छीन के देना थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली बात थी। तो गुस्से बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं दूँगी। तो इस बात पे जैन फैमिली बोलते हैं, तो ठीक है 50 कोड़े पड़ेंगे तुम्हें, बताओ मंजूर है तुम्हें सबके बीच में बेइज्जत करवाना अपने क्लाइंट को, या अपनी अकड़ को नीचे रख के दे दो ये जड़ियाँ? तुम्हारी सज़ा यही है। अब मैडम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सबके बीच में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन गई हैं, और उसके बाद इस तरीके से अब तो उनकी दोस्त भी उनके अगेंस्ट हो गई है, तो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। वहीं जैसा कुछ डिसाइड हुआ था तुरंत ये वैन चाओ को तो कोड़े पड़ते हैं, जिन जुशान की 100 की जगह 50 कोड़े कर दिए जाते हैं। ये बोल के कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब लैंड क्लैन के दूसरे बेटे यानी वांग जी की ओमेगा की तो इंसल्ट करी थी, तो उसकी सज़ा भी उन्हें दे ही जाएगी, जिस पे मैडम जिनको भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जिन जुशान फिर मतलब जिन जुशान को 50 मिलना है इतने में भी वो ओके है। एक तरीके से जो लोग गुनहगार थे उन्हें सज़ा मिल जाती है। वैन रोहान तुरंत अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वैन चाओ करीबन 60 कोड़ों के बाद ही बेहोश हो गया था। उसको लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन वांग जी पहले उसे दोबारा होश में लेके आता है और फिर 100 कोड़े मरवाता है। इसके बाद अब वैन चाओ की इतनी बुरी हालत है कि वो उसको अगर वो यहाँ रहा तो शायद जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी कारण वैन रोहान तुरंत उसे लेके वहाँ से चला गया। ऐसा ही हाल कुछ जिन जुशान का भी है। जिन जुशान की बहुत बुरी हालत है, इसी कारण मतलब
मैडम जिन भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिन सेक्ट लीडर यहीं रहते हैं, जैन फैमिलियाँ यहीं पे हैं और नी क्लैन के लोग यहीं पर हैं, क्योंकि लैंस ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बहुत रात हो गई है तो वो यहाँ पे रुक जाएँ, उनके सबके साथ डिनर करें और फिर सुबह निकले। इस बात पे जैन फैमिलियाँ भी अग्री हो जाते हैं, ये सोच के कि इतने टाइम बाद वो अपने बच्चों से मिलना है। उसके बाद वो सबके बीच में ये भी अनाउंस करना चाहते थे कि विंग उनका सेक्ट लीडर बन जाए, जो अब वो नहीं कर पाएंगे, तो वो उस वजह से भी अब विंग से बात करना चाह रहे थे। विंग अपने फादर को मनाता है कि उस जंचा ही सेक्ट लीडर बनना चाहिए। जिस तरीके से जंचा ने सारी सिचुएशन में स्मार्टली डील किया, उसने अपनी मदर की करीबी गलती को संभालने के लिए उसे सही टाइम से जियांग क्लैन से निकाल दिया, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला रहा जंचा का। तो इस कारण वो अपने फादर को मनाता है। फादर भी मानते हैं कि ये बात सच है कि जंचा ने जिस तरीके से स्मार्टली इस समय सिचुएशन में डील किया, वो उसकी समझदारी का एक बहुत बड़ा वो है। सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, तभी नीम से विंग के पास बैठते हैं। इस समय विंग अपने फादर और अपने भाई के पास ही बैठा हुआ था, तभी नीम जो विंग के पास बैठे थे। ये क्या हुआ भी ब्रदर, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने ब्रदर को मना के आपके लिए अपनी शादी का प्रस्ताव हुई हूँ। आप जैसा इतना मतलब समझदार, इतना खुश मिजाज अल्फ़ा कहाँ मिलने वाला है। अधिकतर तो अल्फ़ा गुस्सा ही करते रहते हैं, और आपने खुद शादी कर ली। मेरा कितना मन था जियांग क्लैन में रहने का, कितना सुंदर है आपका घर, कितनी मस्ती करने को मिलती वहाँ, पर देखो ना मेरे सारे सपने टूट गए। नहीं हो सर गंदा सा मुँह बना के, जैसे वो कितना दुखी हो। विंग को बोलता है, इस बात पे विंग को बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती है, और वो हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं ब्रदर आप अपसेट क्यों हो रहे हैं, अभी भी जियांग क्लैन में आप रिश्ता भेज सकते हैं जंचा के लिए, आपके ब्रदर को भी। मेरे ख्याल से जंचा का रिश्ता बुरा नहीं लगेगा, ऊपर से अब तो वो सेक्ट लीडर बन जाएगा। इस बात पे जंचा जो साइड में बैठा था वो ऑलमोस्ट अपना खाना चौक ही कर दिया था। वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है, गुस्से में अपने भाई को देखने लगता है। उसका ऐसे गुस्से वाला फेस देखे विंग को और ज़ोर से हंसी आ जाती। वहीं ये बात सुनने के बाद नी हुसैन अपना फेस अपने ही पंखे में कवर कर लेता है। विंग इस समय इस सिचुएशन को देख के मन में बहुत खुश हो रहा है कि कम से कम उसके फादर जो इस समय यानली के पास बैठे हुए, यानली और शिचैन से अच्छे से बात करने हैं। उसके भाई अब नया सेक्ट लीडर बन जाएगा। वैंचाओ और जिन जुशान को अच्छी खासी सज़ा मिल गई, एक तरीके से उसकी मदर को भी सज़ा मिल गई। वो उस चीज़ से भी खुश है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था उसकी मदर ने जो उसकी बहन के साथ किया। जो उसके साथ हुआ था वो तो उसे इग्नोर कर सकता था, लेकिन जब बात उसकी सीजे की थी, उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकता था। इसी कारण वो मैडम यू से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और अब मैडम यू को जो सज़ा मिली है वो उसमें भी खुश है। अब यहाँ ये सब लोग अपनी अपनी टेबल पे एंजॉय करें, वहीं वांग जी विंग के अपोजिट टेबल पे अपने अंकल के साथ बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि किस तरीके से विंग हंस हंस के सबसे बात कर रहे हैं। हाँ, वो नी मिंजो से भी काफ़ी हंस के बात कर रहा है, और वांग जी को ये चीज़ अंदर से बहुत जेलसी फील करा रही है। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है विंग पे। उसे लग रहा है कितना अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका, ये क्या तरीका है किसी भी अल्फ़ा से ऐसे हंस हंस के बात करना। वो एक मैरिड ओमेगा है, उसे वैसे बिहेव करना चाहिए। वांग जी अभी ये नहीं समझ रहा कि विंग एक फ्री बर्ड था, वो एक मस्तीखोर चुलबुला अल्फ़ा था। उस पहले ही इस बॉडी में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, अब उसका नेचर पूरी तरह से एक ओमेगा की तरह हो जाए उसके लिए काफ़ी टफ है। वांग जी को भी अभी टाइम लगेगा ये चीज़ समझने में, लेकिन आप देखते हैं आगे क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैन फैमिलियाँ अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ से बात करते हुए मन में बहुत खुश हैं। जिस तरह से शिचैन उनसे बातें कर रहे हैं, शिचैन ने पूरे क्लैन को संभाला हुआ है। उन्हें महसूस होता है कि ये हर मामले में जिन जुशान से तो लाख गुना अच्छे हैं। उन्हें मन में खुशी हो रही है कि जो काम वो नहीं कर पाए उनकी बेटी ने कर लिया, अपने लिए एक सही, एक इज्जतदार, एक नामी, एक कहते ना रेपुटेटेड अल्फ़ा चुनकर। हाँ, वो ये भी जानते हैं कि लैन क्लैन के अल्फ़ा कितने ज़्यादा लॉयल होते हैं। वो जिन क्लैन के अल्फ़ा की तरह नहीं होते, जहाँ खुद जिन गौनशान ने खुद इतनी सारी अपनी कॉन्क्यूपाइंस बना रखी है मैडम जिन के होने के बाद भी। वहीं लैन क्लैन के अल्फ़ा सिर्फ एक ही बार मतलब शादी करते हैं, या एक ही ओमेगा उनकी लाइफ में होता है। उनके पास कोई ना ही कॉन्क्यूपाइंस होती हैं, ना ही वो कोई और ओमेगा रखते हैं। तो एक तरीके से उन्हें मन में खुशी है कि उनकी बेटी ने अपने लिए इतना सही पर्सन चुना है। इसी कारण वो खुशी में लान शिचैन से बोलते हैं,
मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतने प्यार से मेरी बेटी का ध्यान रखा। मैं उस समय सही तरीके से आपको एड्रेस नहीं कर पाया, आपके शादी के बाद की काफ़ी सारी रस्में भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ जब यानी अब क्या बेबी का बर्थ होगा उसके बाद की सारी सेरेमनी मैं चाहता हूँ कि ये हमारे क्लैन यानी लोटस पेयर में युनबक में हो। इस बात पे सामने खड़े मास्टर लैन भी थोड़ा शॉकिंगली मतलब एक तरह से लान शिचैन यानली और जैन फैमिया की तरफ देखते हैं। तभी लान शिचैन अपने अंकल की तरफ देखते हैं। उनके अंकल इशारे में आँखों से हाँ कर देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर मैं यानली और अपने जो भी बेबी होगा उसके साथ युनबक आऊँगा। और हाँ, मैं यानली भी युनबक की बहुत याद करती थी। मुझे भी खुशी होगी यानली को वापस उसके युनबक में ले जाने में। यानली भी चेहरे पे स्माइल करते हुए खुश हो जाती है क्योंकि वो भी जाना चाहती थी। तभी श्री वांग जी जो अपोजिट में बैठा था वो विंग की तरफ देखता है क्योंकि विंग भी बहुत खुश है। पता नहीं क्यों विंग इस समय मुँह आगे आके बोल नहीं पाया कि उसकी और रंजा की तो शादी अभी हुई है, तो क्या फादर भूल गए कि उसे भी वहाँ पे आना चाहिए वही रस्में करने। लेकिन वो चुप बैठा है। लेकिन ये जो विंग का फेस है उसे कहीं ना कहीं वांग जी ना चाहते हुए भी समझ रहे हैं, इसलिए वो आगे आगे कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो ब्रदर और लैंड फॉरेन के साथ में मैं और विंग भी वहाँ आएंगे। विंग भी अपने युनबक में शायद वापस जाना चाहता है, उनका चेहरा बता रहा है। विंग का फेसबुक वांग जी पढ़ सकता है। ये सुन के जंचा और यानली गौर से वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग को भी शॉकिंग लगा कि कैसे वांग जी ने उसके मन की बात समझ ली। वांग जी भी खुद समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसे पत फीलिंग हुई या कैसे उसके दिमाग में ये बात आई, उसे कैसे ये सब कुछ आ वो दोनों अभी समझ नहीं पा रहे। लेकिन उसका कारण है इन दोनों का ये ट्रू मेट जो अभी इन दोनों के बीच में बन गया। इन दोनों को अभी प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये दोनों सोलमेट फ्रॉम हेवन है, यानी इन दोनों का मेट पहले से ही बना हुआ था। विंग का ये कर्ज भी इनकी एक डेस्टिनी है जिसके बारे में इन्हें आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी वांग जी को विंग के फेस से ही पता नहीं ये फीलिंग कहाँ से आई और उसने इतनी हिम्मत करके ये कैसे बोल दिया। वो भी थोड़ा शॉक फील कर रहा है। वहीं विंग भी वांग जी को देख के पहली बार एक जेन्युइन स्माइल देता है क्योंकि वो समझ रहा है कि वांग जी ने उसके मन की बात मान ली। इसी कारण उसके चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल थी वांग जी को देख के। वहीं वांग जी भी विंग की वो स्माइल जो उसे देख रहा है उसको देख के उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक खुशी होती है। इन दोनों को इस तरीके से एक दूसरे को देखते हुए इनके इस इंटरेक्शन को कोई ऑब्जर्व करे ना करे, पर यानली और लान शिचैन तो कर रहे हैं। इसी कारण मौके का फ़ायदा उठा के लान शिचैन बोलते हैं वैसे काफ़ी देर हो गई है, हम सब लोग तो पूरी रात भी बात करेंगे तो चलेगा, लेकिन अंकल शायद आप भूल रहे हैं कि आज विंग और वांग जी की फर्स्ट नाइट है। हमने उसकी भी तैयारियाँ की हैं। हमें लगता है इन न्यूबर्ड्स को अब इनके रूम तक छोड़ के आ जाना चाहिए। इस बात पे जहाँ विंग और वांग जी जो एक दूसरे को देख के अभी जेन्युइनली स्माइल कर रहे थे, इनके फेस से वो स्माइल गायब हो जाती है और इनके चेहरे पे काफ़ी सारा ब्लश आ जाता है। मानो या ना मानो इनके साथ वो वाला हाल हो गया कि वन नाइट स्टैंड के बाद सीधा शादी हो गई। कहीं अभी इन दोनों के बीच में वो जेन्युइन फीलिंग वाला अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो ये इन दोनों को एक फोर्स मैरिज वाली ही फीलिंग दे रहे हैं। लेकिन विंग अब अभी वांग जी से थोड़ा नाराज़ भी है क्योंकि उसे लग रहा है कि वांग जी ने बिना उसकी मर्ज़ी के उसे माफ़ किया। हाँ, वो अभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा है, इस रिश्ते के लिए उसने खुद हाँ करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्क उसकी मर्ज़ी के खिलाफ है तो उसे उस चीज़ का नाराज़गी है। वहीं वांग जी का भी ये हाल है। वांग जी खुद महसूस कर रहा है कि उसने विंग से शादी तो कर ली है, लेकिन हाँ वो अभी विंग के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है और विंग भी उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंजर है। अभी वो विंग के बारे में सिर्फ 4 ही बातें जानता है कि वो या उसकी मतलब लैंड फॉरेन का या छोटा भाई है, पहले अल्फ़ा था अब ओमेगा बन गया, बहुत अच्छा फाइटर है, उसकी स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस यही कुछ बातें तो जानता है वांग जी विंग के बारे में। तो अभी ये दोनों अब इस रिश्ते के पहले पड़ाव को लेकर थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं, लेकिन अभी ये सबके सामने ये चीज़ शो नहीं कर सकते। इसी कारण ये दोनों यहाँ से अपने कक्ष यानी जिनशी के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांग जी भी जब विंग के साथ जिनशी में पहुँचता है तो देखता है कि जिनशी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। पूरी जिनशी एक तरीके से रेड रंग के कर्टन्स,
रेड रंग के बड़े बड़े लालटेन्स हैं। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्मेल वाली यानी अरोमा कैंडल्स हैं। बेड शीट भी पूरी तरह से रेड है। पूरा बेड बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट करा गया है। इन शॉर्ट जो फर्स्ट नाइट के लिए एक रूम डेकोरेट होता है उस तरीके से डेकोरेट हुआ है। वैसे तो ये इन दोनों का फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी घबराहट इन दोनों की सेम वाली हो रही है। वहीं वांगजी की तरफ थोड़ा सा शर्माते हुए, थोड़ा सा नज़र टेढ़ी करते हुए देखते हैं तो देखते हैं वांगजी का चेहरा बिल्कुल प्लेन है, जैसे उसे चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, एकदम कहते हैं ना स्टोन फेस। लेकिन विंग ये नहीं देख पा रहा कि वांगजी के कान कितने लाल हैं। वांगजी को भी बहुत घबराहट हो रही है ये सोच के कि अब वो आगे क्या प्रोसेस करे या क्या करे। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हिम्मत करके विंग बोल, लंजा तुम काफ़ी टायर्ड हो गए होंगे, तुम पहले बात ले लो, मैं बाद में ले लूँगा। अब वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग अब थोड़ा सा कहते हैं ना एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग के साथ, ओह मैंने तुम्हारा बर्थ नेम लिया। वो क्या है ना, सीजे ने मुझे तुम्हारा बर्थ नेम बताया, अब मैं तुम्हें हंगवंजुन या वांगजी बोलूँगा तो मैं तुम्हारे बाकी लोगों से अलग कैसे होऊंगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मुझे तो तुम्हारा बर्थ नेम लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें लंजा ही बोला करूँगा। माई अल्फ़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल है बोलना, या हस्बैंड अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो लंजा इज़ ओके विद यू ना। विंग बड़े प्यार से वांगजी से पूछता है। वांगजी भी विंग की इस बनी स्माइल को देख के, उसका ये क्यूट सा थोड़ा सा जो उसने पाउटी फेस बना के देखा है उसे देख के उसका मन भी एकदम से मुंह से निकल जाता है। एक तरीके से उसे महसूस ही नहीं होता कब उसने विंग को परमिशन दे दी। इस बात पे विंग तो और ज़्यादा बड़ी स्माइल देते बोलता है, और तुम भी मुझे विंग ही बोलना, जैसे सीजे मुझे विंग बोलती हैं, है ना, तुम्हें कोई इशू तो नहीं। अब वांगजी तुरंत बोलता है, विंग तुम पहले नहा लो। विंग सुन के वांगजी के मुँह से पता नहीं क्या विंग की पूरी बॉडी में एक शिवर सी दौड़ती है। वांगजी की इंटेंस आवाज़ से उसका नाम उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्साइटेड फील करवाता है। उसके पेट में बटरफ्लाई सी फील होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। क्या सिर्फ मतलब विंग तो उसे काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन आज तक उसे कभी किसी और ने उसका नाम लिया हो तो इस टाइप की फीलिंग नहीं आई कि इसका रीज़न क्या है। क्या ये इसका रीज़न ये रूम में जलने वाली ये अरोमा कैंडल की स्मेल है या ये सिचुएशन है, क्या है उसे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपनी सिचुएशन संभालते हुए तुरंत वहाँ जो भी साइड मतलब उसके बेड पे उसके साइज के कपड़े पड़े थे उसे उठा के भाग के बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में आने के बाद वो पहले काफ़ी देर तक ऐसे ही शांत खड़ा रहता है, अपने दिल पे हाथ रखते है। उसे लगता है ये क्या हो रहा है तुझे भी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतनी ज़ोर से दिल क्यों धड़क रहा है तेरा। उसने तो सिर्फ तेरा नाम ही लिया ना, और तेरा नाम तो ऐसे कई लोग लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। क्या उसका रीज़न ये सिचुएशन है, ये रूम का माहौल है क्या। विंग यही सोच रहा है। ऐसे ही कुछ हाल वांगजी का है। वांगजी भी विंग के हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। विंग का ये प्यारे सा फेस जिसे वांगजी अभी ऑब्जर्व किया, उसे वो चीज़ बहुत क्यूट लग रही है। विंग भी नहा धो के बाहर आता है। विंग जब बाहर आता है तो उसके बाल गीले हैं, उसके बालों पे से जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उनमें से थोड़ा पानी उसके फेस पे भी आ रहा है। उसने जो नाइट ड्रेस मतलब एक तरह से हांडफू पहना हुआ है वो काफ़ी विजिबल है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। इतना ही नहीं, उसकी मार जो वांगजी ने उसे दी वो वांग भी काफ़ी शाइन कर रहा है। वांगजी विंग को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है तो वो उसका हस्बैंड ही, और अब तो वो विंग को कभी भी टच कर सकते हैं। आज तो लैंड के रूल के मतलब अकॉर्डिंग उन्हें ये चीज़ करनी भी है। शायद ये भी कारण है जो वांगजी ऐसा फील कर रहा है। लेकिन हाँ, वो विंग की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। विंग भी वांगजी को ऐसे शांत खड़े हुए उसे इंटेंस नज़रों से घूरता देख के थोड़ा सा एम्बेरसमेंट सी फील आ रही है। उसके चेहरे पे भी ब्लश आ गया। वो वांगजी को होश में लाते कहते हैं, लंजा अब तुम भी बात ले लो, तुम भी टायर्ड हो होंगे आज पूरा दिन। ये बोलने के बाद वांगजी अपने होश में आते हैं और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। विंग इतना वांगजी बाहर आता है तो एक कॉटन के कपड़े से अपने बाल सुखा रहा है, साइड में खड़ा करके वो इस समय मतलब अपने बालों को सुखा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसने सर तो धुल लिया, कभी रात में उसको ठंड लग जाए, इसी कारण वो बार बार अपने बालों को उस कपड़े से सुखा रहा है। वांगजी जब बाहर आता है तो देखते हैं कि किस तरह से विंग अपने बालों के साथ खेल रहा है, अपने बालों को सुखा रहा है। पीछे से वही जो कैंडल के पास वो खड़ा हुआ है, उस कैंडल के कारण विंग की बॉडी भी बहुत विजिबल हो रही है।
इस समय इस सिचुएशन में वो विंग उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ना चाहते हुए वांग जी कब विंग की तरफ कदम बढ़ा के बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ा हो गया। विंग भी एकदम वांग जी उसके पीछे खड़ा है तो वो भी थोड़ा सा घबराया वैसा फील कर रहा है। वो एकदम से अपने जो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है उसे संभालने के लिए उसी अपने सीने पे हाथ रख के कोशिश कर रहा है कि वांग जी उसकी हार्ट बीट ना सुन पाए। वहीं वांग जी विंग के जो दूसरा कपड़ा पड़ा हुआ है टेबल पे उसे उठा के विंग के बाल पूछने लगता है। विंग अब थोड़ा सा नर्वस हो जाता है लेकिन वो शांत खड़ा रहता है। वांग जी अब धीरे से विंग के बालों में अपनी उंगली भी घुमाने लगा है जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। वांग जी की फिंगर जैसे उसकी नेक के पास के एरिया को टच करती है तो वह एक तरीके से विंग की बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर विंग थोड़ा सिचुएशन संभालते हुए एकदम से वांग जी से थोड़ा दूर होकर काफ़ी सूख गए हैं लंजा, अब मुझे नहीं लगता कि बेड गीला होगा या तुम डिस्टर्ब होगे, बहुत ज़्यादा बाल सूख गए, चलो चलो सोते हैं। वहाँ विंग ये बोल के बेड की तरफ आगे पीछे आते हैं पर वो ये ध्यान नोटिस नहीं करता कि वांग जी का ये सोच के कि चलो सोते हैं कहीं ना कहीं उसके कान रेड हो गए। विंग जल्दी से उस ब्लैंकेट के अंदर घुस के अपने आप को अच्छे से कवर करके एक साइड को बेड के कॉर्नर पे लेट जाता है ये सोच के कि वांग जी भी ऐसे ही करेगा। वांग जी पहले सेम ब्लैंकेट के अंदर लेटता है पर थोड़ी देर में उसे याद आता है कि लैंड की रूल के अकॉर्डिंग उन दोनों की शादी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो दोनों इसे मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ एक्टिव सेक्सुअली वो एक्टिव करेंगे होंगे। इसी कारण वांग जी ना चाहते हुए विंग की तरफ थोड़ा सा आता है। विंग जो अभी तक सोया नहीं है क्योंकि उसके लिए भी बड़ा एक सिचुएशन ऐसी है, वो महसूस करता है कि धीरे से उसकी कमर पे वांग जी के हाथ आ रहे हैं। अब वो थोड़ा सा नर्वस होता हुआ अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है ये सोच के कि शायद नींद में धोखे में वांग जी ने ऐसा किया, लेकिन उसे महसूस होता है कि वांग जी के अब फेस उसके बिल्कुल नेक के पास आ गया है और वांग जी धीरे से उसकी नेक को किस कर रहा है। ये चीज़ विंग को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। वो तुरंत थोड़ा सा वांग जी से अलग होके एकदम से उसकी तरफ देख बोलता है, नंजी तुम क्या कर रहे हो। अब वांग जी तुरंत उसके ऊपर आ जाते हैं और उसे घूर घूर के देखने लगता है। विंग थोड़ा शॉकिंग भी बार बार अपनी पलकें झपका के वांग जी की तरफ देखते हैं। रंजा क्या तुम रट में आ गए हो, पर इतनी जल्दी कैसे, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो। अब वांग जी बोलते हैं हम दोनों मैरिड हैं विंग, हमारी शादी की आज फर्स्ट नाइट है और लैंड के रूल के अकॉर्डिंग हमें आज वो सब करना चाहिए। विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते, सच कहें तो जब वांग जी ने उसे टच किया उसकी नेक पे किस किया तो विंग को बहुत खुशी हुई। वो चाहता था कि वांग जी और वो ये करें, लेकिन जब विंग ने ये सुना कि वांग जी ये सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये रूल है तो उसे कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दुख होता है। उसे लगता है कि वांग जी उसके साथ इसलिए ये कर रहा है क्योंकि उसको शादी का ये रूल मानना है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको करना चाहता है जैसे उसका मन था ये सब करने का। वांग जी का शायद मन नहीं है, लेकिन वो इसे पहले कुछ कहता या कुछ बोलता सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि उसके लिप्स के ऊपर किसी के लिप्स हैं। जब वो महसूस करता है कि वांग जी अब उसे किस करने लगा तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कोशिश करता है कि वांग जी को अपने ऊपर से हटाए और उसे इस बारे में बात करे, लेकिन वांग जी जैसे बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है। वो नॉन स्टॉप विंग को सक कर रहा है। एक चीज़ तो विंग ने नोटिस की कि वांग जी बहुत अच्छा किसर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैशनेट किस करता है वो, और विंग के लिए उस किस्से को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं वांग जी अब जब देखते हैं विंग अपने थॉट में बिजी है तो हल्का सा उसके लोअर लिप को बाइट कर देते हैं, जिसे मौका उठा के विंग का जैसे ही माउथ ओपन होता है तो अपनी टंग भी विंग के माउथ में इंसर्ट कर देते हैं। वो पूरी तरह से विंग को एक तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता है। इससे पहले जब उसने ये सब किया था तो वो अपने रट में था, लेकिन आज उसका मन है इसी मतलब वो अपने ओमेगा को या ये कहने अपने हस्बैंड को प्यार करे, पैम्पर करे। जिस तरीके से विंग आज सबके बीच में फाइट कर रहा था उस समय वांग जी को वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत सेक्सी लग रहा था। वांग जी तो तभी ऑलमोस्ट एक तरीके से अराउज फील कर रहा था, लेकिन तब उसने अपने ऊपर कंट्रोल करके खड़ा था। लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये ओमेगा उसका है, उसी का हस्बैंड है। इसी कारण वो धीरे धीरे अब विंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो कब विंग की नेक पे आ गया, कब वहीं विंग का और बुरा हाल है। जिस तरह से वांग जी के लिप्स उसकी बॉडी को टच करें, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा है, अराउज फील कर रहा है। वो चाहता है कि वो वांग जी से बात करे, उसे बोले कि उन्हें ये सब तब करना चाहिए जो वो प्यार करे, ऐसे नहीं क्योंकि उन्हें सिर्फ हस्बैंड है तो करना ही है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है।
सच कहें तो उसकी बॉडी ही उसका साथ नहीं दे रही है, तो वो जो विंग मतलब कर रहा है वांग जी, विंग उसे करने दे रहा है। अब धीरे धीरे लंजा विंग की बॉडी के हर पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, किस कर रहा है, बाइट कर रहा है, सक कर रहा है। एक तरीके से वो आज पूरा टाइम लगा के ये सब कर रहा है। पहले की तरह एक्टिव नहीं बल्कि धीरे धीरे से वो कभी हल्का सा विंग के नेक पे आ रहा है, फिर नेक से उसके निपल्स पे, फिर उसके शोल्डर पे। इन शॉर्ट वो हर एरिया को जैसे फील करना चाहता है अपने लिप्स से, विंग की पूरी बॉडी को जैसे टेस्ट करना चाहता है। वहीं विंग का भी बहुत बुरा हाल है, जिस तरह से वांग जी उसकी बॉडी के साथ खेल रहा है, एक तरीके से उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है। विंग के मुँह से सिर्फ मौन निकल रहे। वो चाहता है कि लंजा जल्दी से वो एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर दे, लेकिन उसे शर्म आ रही है अपने मुँह से ये चीज़ बोलने के लिए। काफ़ी देर तक जब वांग जी बिल्कुल नहीं स्टार्ट करता तो शर्मा के विंग थोड़ा सा बोलता, लंजा प्लीज़ अब तुम टाइम मत वेस्ट करो, मेरे को बहुत ज़्यादा इस समय हॉट फील हो रहा है, प्लीज़ तुम समझ रहे हो मुझे क्या चाहिए, प्लीज़ लंजा। वांग जी जब अपने मुंह से खुद सुनता है कि विंग उससे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर, तो वो भी बिना मौका गवाए, क्योंकि वो भी काफ़ी देर पहले अपने कपड़े रिमूव कर चुका था, विंग की बॉडी में एंटर हो जाता है और इन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। आज का सेशन बिल्कुल अलग था। आज के सेशन में पहले की तरह सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि थोड़ा प्यार भी था। हाँ, अभी ये दोनों समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वांग जी विंग के लिए पॉसेसिव हुआ था आज, जिस तरीके से विंग को लड़ते देख उसे खुशी मिल रही थी, अब पता नहीं कब पर अब उसे विंग के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ दिन जो उसने विंग के साथ बिताए हैं, जिसमें विंग बेहोशी था, लेकिन विंग के पास रह के उसे बहुत खुशी मिलती है। विंग की ये स्मेल जो उसकी बॉडी से अभी आ रही है, वो उसे बहुत ज़्यादा अब सेडेक्टिव, बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है और उसे उस स्मेल के एक मतलब जितनी देर वो विंग के पास रहता है उस समय उसे ऐसे ही हॉट फील होता है। दूसरी तरफ विंग का भी यही हाल है। आज तक किसी अल्फ़ा को देख के उसे कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा वाली फीलिंग नहीं, लेकिन वांग जी की हर चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। वांग जी का शांत नेचर भी उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करवाता है। वांग जी जिस तरीके से आज अपनी भाभी यानी एक तरीके से जाने के लिए लड़ रहा था, उस समय भी उसे वांग जी के फाइटिंग स्किल लेके बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा था। वो इसी कारण वो मतलब एक तरीके से वांग जी के साथ जो वांग जी उसके साथ करता है वो सब करने देते हैं, क्योंकि उसे वांग जी के सामने एक तरीके से झुकना या ये अपने आप को वांग जी को सौंपना बहुत ज़्यादा खुशी वाली फील दिलवाता है। इसी कारण वो भी जब वांग जी उसकी बॉडी के साथ खेलता है, उसे किस करता है या एक तरीके से उसकी बॉडी के साथ मतलब किस देता है, उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करवाती है। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अभी ये जो अट्रैक्शन है ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों सोच रहे हैं शायद ये दोनों हॉट हैं, सेक्सी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इसी कारण ऐसा फील हो रहा है, पर पता नहीं ये क्या है। पर ये आज ये दोनों एक दूसरे के अंदर इसी तरह से पूरी तरह से गुम है। विंग और वांग जी नॉन स्टॉप काफ़ी सारे राउंड वो करते हैं, लेकिन क्योंकि आज इनकी शादी इतना सब कुछ हो गया तो थोड़े टायर्ड भी थे, इसी कारण थोड़े टाइम बाद ये सो भी जाते हैं और आज का फैन फिक्शन नहीं रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या है ये सिर्फ ये अट्रैक्शन है या इन दोनों का ये बॉन्ड मार्क जो बना है वो भी एक रीज़न है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दिया कीजिए। कहानी के साथ आप जब इंगेज होकर कमेंट करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, उनका रिप्लाई करने में। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ तो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, पर मैं चाहती हूँ आप कहानी के रिलेटेड मुझे कमेंट करें। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। स्वाति के जो मेरी को रोज़ कमेंट करती है, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके कमेंट पढ़ने में। इसी तरीके से आप भी करेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। होप सो आप मेरी फीलिंग्स को समझ के कमेंट उसी तरह से करें और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।